मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। और कलर कोडिंग से हम किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि कैसे हमें सॉल्व करना है, उसकी मेथड हमने डिस्कस कर ली। उससे पहले हमने ओमिक अनोमिक डिवाइस की बात करी थी। जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है वो ओमिक डिवाइस होती है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है वो अनोमिक डिवाइस होती है। ठीक है, तो जितने भी कंडक्टर हैं, जितने भी कंडक्टर की बात करें हम, वो कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो ओमिक डिवाइस होते हैं। जैसे हम कॉपर के वायर से करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर ऐसा होता है। तो जितने भी हम कंडक्टर देखते हैं उनमें सब में ओम्स लॉ फॉलो होता है। अनोमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उसमें हमने डायोड ट्रांजिस्टर की बात करी थी, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, ये सब जो भी है इन सब में ओम के नियम का पालन, ओम्स लॉ का फॉलो नहीं होता है, इसलिए हम इनको अनोमिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा नया टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस वही रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो हमें चेक करना है और उसकी रेजिस्टिविटी भी देखनी है। तो हमने देखो ओम्स लॉ की डेफिनेशन में एक बात कही थी कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसमें जो करंट फ्लो करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट हम लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। वो उसी कंडीशन में होता है जब उसकी फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ये सब कांस्टेंट हो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब V प्रोपोर्शनल टू I होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा। जब रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी वेरी कर जाती है, रेजिस्टिविटी भी वेरी कर जाती है। देखो हमने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला सीखा था, या मैं बोलो आपसे जब हमने J इक्वल्स टू सिग्मा ही पढ़ा था। J इक्वल्स टू क्या पढ़ा था बेटा? सिग्मा ही, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी तो करंट डेंसिटी कम होगी। ऐसा कुछ सीखा था। जहां सिग्मा की कोई वैल्यू हुआ करती थी, सिग्मा की वैल्यू हमने लिखी थी सिग्मा इक्वल्स टू n स्क्वायर टो अपॉन स्मॉल n। सिग्मा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टो रिलैक्सेशन टाइम। ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मानते थे अपन कंडक्टर के लिए। ध्यान से देखो, अगर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है तो रो का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन सिग्मा, देन रो इक्वल्स टू, इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे m अपॉन n स्क्वायर टो। ध्यान से देखो बेटा इस फॉर्मूले को, इसका जस्ट रिवर्स हो गया, सब चीजें वही हैं। मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे? उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, उनके बीच जो रिलैक्सेशन कॉलिजन का जो टाइम इंटरवल है वो डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर की सरफेस पे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। दो कॉन्जुगेटिव कॉलिजन्स होंगे, उनके बीच का टाइम जो है, टाइम इंटरवल है वो डिक्रीज होगा, वो फास्ट कॉलिजन करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा तो रो की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। और जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बेटा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर इंक्रीजेस। ठीक है ना, दोनों की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो रो की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, रो की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अब वो किस रेशियो में कैसे इंक्रीज करती है उसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। उसके लिए हम फार्मूला देखते हैं, सपोज दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, suppose that at 0 degree Celsius temperature the resistivity of conductor is rho naught, and at T degree Celsius the resistivity of conductor is rho T। देन एक फॉर्मूला जो है, एक जो रिलेशन है इनमें,
रो नॉट एंड रो टी में। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी है और ये T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी है। देन आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, एक रिलेशन डायरेक्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं है अपने पास। रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर रो टी इज रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, T आपका टेम्परेचर है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा को बोलते हैं अपन टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर पे डिपेंड करेगा अल्फा कि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होगा, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? It's depend on the material of conductor. It depends on the material of conductor. ये अलग-अलग कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अलग-अलग होती है। तो ये एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से हम टेम्परेचर चेक करेंगे T डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अब देखो यहाँ पे अल्फा जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी रो T इक्वल्स रो नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा T, ठीक है। इन दोनों से रो नॉट कॉमन ले लो या एक काम करो इसको इधर ले लो, रो T माइनस रो नॉट इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा T। देन अल्फा कितना हो गया? रो T माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इनटू 1 by T, रो T माइनस रो नॉट इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा T जो है ना, अल्फा फाइंड आउट करना है तो ये दोनों क्वांटिटी अपॉन में आ गई। इसकी यूनिट तो क्या होगी? कैंसिल, get difference of resistivity upon resistivity cancel होगी, 1 upon T, 1 upon degree Celsius, then unit of alpha is degree Celsius inverse और Kelvin inverse। 1 upon degree Celsius को degree Celsius inverse लिख सकते हैं और ऐसा यूनिट की बात करें तो Kelvin inverse। टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो हमने उस कंडीशन में फॉर्मूला डिराइव किया जब मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी रो नॉट थी कंडक्टर की और T डिग्री सेल्सियस पे रो T थी। तो उस कंडीशन में ये अपने पास एक फॉर्मूला आता है। अगर मैं बोलूं कि इनिशियली आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इनिशियली आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, मान लो कि T1 डिग्री सेल्सियस पे एक T1 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टिविटी जो है वो मैंने लिखी रो T1, 81 degree Celsius the resistivity of conductor of material is rho T1 and आपने फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया T1 से T2 डिग्री सेल्सियस हो गया, उस सिचुएशन में आपकी रेजिस्टिविटी थी रो T2, 82 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ऑफ मटेरियल रो T2। देन इनके बीच जो रिलेशन है इसी कॉन्सेप्ट से रो T2 इक्वल्स टू रो T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, वेयर डेल्टा T इज T2 माइनस T1। वेयर डेल्टा T की जो वैल्यू है वो क्या होगी? टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। डेल्टा T जो है आपका सॉल्व हुआ T2 माइनस T1। T2 टेम्परेचर ये वाला जिस पे रेजिस्टिविटी रो T2 थी और T1 ये वाला टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टिविटी रो T1 थी। तो डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ। ये वाला फॉर्मूला भी आपका काम है, ये फॉर्मूला तब काम में लेना है जब इनिशियली टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इनिशियली टेम्परेचर कुछ है और उसके बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। एक्चुअली यहाँ पे जो T लिखा था ये भी टेम्परेचर डिफरेंस था, T डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस देखो T आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट T लिख दिया था। यहाँ पे हम डेल्टा T लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? T माइनस 0, वो T ही आएगी, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हमने लिखे हैं रेजिस्टिविटी के कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टिविटी किस रेशियो में या कैसे इंक्रीज करती है। तो 0 डिग्री और T डिग्री सेल्सियस वाले केस में ये, T1 और T2 डिग्री वाले केस में ये वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब जैसे आपने रेजिस्टिविटी की बात करी वैसे ही आपका रेजिस्टेंस भी इसी रेशियो में इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी की जगह क्या लिख दूं मैं? रेजिस्टेंस, इसकी जगह क्या ले लूं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज R0, उसको मैंने R0 से डिनोट कर दिया। एंड 80 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज RT, उसको मैंने RT से डिनोट कर दिया,
रेजिस्टेंस, देन ये फॉर्मूला चेंज होके देखो वैसा ही कुछ बनेगा, जैसे rho t इक्वल्स टू rho नॉट 1 प्लस अल्फा t लिखा है ना, वैसे इसको हम लिखेंगे rt इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा t। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास rt इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा t। ये बन गया फॉर्मूला rt इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा t, इक्वेशन नंबर 3। सेम कंडीशन वैसे ही कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस R0 था, T डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस हो गया RT, देन RT और R0 के बीच ये रिलेशन आया RT R0 1 प्लस अल्फा T, वेयर अल्फा टेंपरेचर कोएफिशिएंट ही है और इसकी वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं, यही है, ये दोबारा मत लिखना, ये जरूर लिखना अल्फा टेंपरेचर कोएफिशिएंट है, ठीक है। R0 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस RT, T डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अल्फा टेंपरेचर कोएफिशिएंट और T आपका टेंपरेचर है T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और अगर इसी तरह से मैं सेकंड फार्मूले की बात करूं तो T1 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया RT1, कितना है RT1, और T2 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है RT2, देन इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो वैसा ही कुछ होगा जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, उसको लिखेंगे अपन RT2 इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, where delta T is T2 minus T1, this is equation number 4। delta T को क्या लिखोगे, delta T equals to T2 minus T1, delta T equals to T2 minus T1, ये टेम्परेचर डिफरेंस है आपका T2 minus T1, इसमें कोई समस्या नहीं है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से, बिकॉज़ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है R equals to rho L by A, अगर मैं रो चेंज करूंगा तो R भी चेंज होगा, अलग अलग देखो L और A कांस्टेंट ले लो, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के कांस्टेंट रखे, R इक्वल्स टू रो, R प्रोपोर्शनल टू रो। अगर मैं अलग अलग मटेरियल की बात करूं तो उन सबके रेजिस्टेंस के अलग होंगे, तो जैसे जैसे रो वेरी करेगा वैसे ही R वेरी करेगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और फिर हमने ये फार्मूला देखे तो ये भी उसी बेसिस पे हमने लिखा। अब हम इसमें जनरल दो क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 2 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल पूछ लेता है और कई बार पूछा होगा। देखो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अपन, इजी होता है न्यूमेरिकल, सॉल्व करके देखते हैं 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे कितना डिग्री सेल्सियस पे, क्वेश्चन देखना बुक का ही है, 5 और एक क्वेश्चन है और एक 7 या 8 क्वेश्चन देखना, अनसॉल्व क्वेश्चन। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R0 था सपोज, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, क्वेश्चन ये था T डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस इसका डबल हो जाता है, ट्वाइस R0 हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि मान लो इनिशियली कंडक्टर का रेजिस्टेंस था R0, 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था R0 वो कितने डिग्री सेल्सियस पे ट्वाइस ऑफ R0 हो जाएगा, और अल्फा गिवन है, कंडक्टर का अल्फा गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, आप बुक में से क्वेश्चन देखना ये वाला। 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस सपोज R0 था, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस, ट्वाइस R0 हो जाएगा, ठीक है ना, पहले का डबल हो जाएगा। वो टेंपरेचर हमें फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर गिवन है 4 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो फार्मूला था रेजिस्टेंस के लिए, इक्वेशन नंबर 3 आपने जो लिखी थी, we know that RT equals to R0 1 plus alpha T, RT equals to R0 1 plus alpha T। ध्यान से देखो बेटा, इसमें एक्चुअल में आपसे T पूछा है, RT T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना गिवन है, ट्वाइस R0, तो इसकी जगह अपन पुट कर लेंगे ट्वाइस R0। R0 आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है ही, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास है 4 × 10⁻³ और T आपसे पूछा गया, ये सेकंड वाला टेंपरेचर आपसे पूछा गया क्वेश्चन। अब आप उसको सिंपलीफाई कर लो, R0 से R0 कैंसिल हो गया, ट्वाइस इक्वल्स टू 1 प्लस 4 × 10⁻³ × T। 1 को ट्रांसफर करके इधर ले आओ, 1 को ट्रांसफर करके इधर लाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 1 इक्वल्स टू 4 × 10⁻³
माइनस 3 इंटू टी। अब एक्चुअली में आपको टी फाइंड आउट करना है। 2 माइनस 1 1 हो गया, ये वाली क्वांटिटी अपॉन में लियो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू टी। और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो 1000 अपॉन 4 इक्वल्स टू टी, और टी की वैल्यू आ गई आपके पास 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस ये आंसर है। 250 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा उस सिचुएशन में जब अल्फा इतना है आपका, उस सिचुएशन में जब अल्फा इतना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस पे, शायद 2018 में पूछा था, ठीक है ना, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है 2018। तो जब भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाली बात हो और किसी अलग टेम्परेचर की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टिविटी पूछे तो अभी हम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन ये था कि रूम टेम्परेचर पे, उसी में देखो आंसर क्वेश्चन है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। एट रूम टेम्परेचर और उसकी वैल्यू भी गिवन है T1 27 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है RT1 उसकी वैल्यू थी 100 ओम, उसकी वैल्यू कितनी थी 100 ओम। क्वेश्चन समझना, एट रूम टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस RT1 आपका 100 ओम, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, मतलब T2 को मुझसे पूछा है, T2 मुझे फाइंड आउट करना है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है RT2 उसकी वैल्यू हो जाती है 117 ओम, 117 ओम। और इस सिचुएशन में आपको अल्फा गिवन है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है 1.70 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 0 डिग्री सेल्सियस सॉरी रूम टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस था 100 ओम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस 117 ओम 117 ओम कितने टेम्परेचर पे होगा जब अल्फा आपको ये गिवन है। बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। अब आपसे T1 और T2 की बात कर रहा है तो आप सीधा फार्मूला कौन सा यूज करोगे, RT2 इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यही फॉर्मूला यूज करोगे। RT2 इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, डेल्टा T आपका हुआ T2 माइनस T1, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, RT2 इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T को आप लिखोगे T2 माइनस T1। अब आप वैल्यू पुट कर लो, RT2 की वैल्यू आपको दी हुई है 117 ओम, 117, RT1 की वैल्यू है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1.70 10 टू द पावर माइनस 4। T2 मुझे फाइंड आउट करना है, T1 20 डिग्री सेल्सियस, ये लो साहब डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, अब आप इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, 100 मल्टीप्लाई में पहले इसके अपॉन में आएगा 117 अपॉन 100 1.17 इक्वल्स टू 1 प्लस 1.70 into 10 to the power minus 4 T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से लिखो एक बार। अब क्या करोगे, पहले 1 को ट्रांसफर करके इधर लाओगे, 1.17 माइनस 1 कितना बचेगा 0.17 इक्वल्स टू 1.70 10 to the power minus 4 T2 माइनस 27। अब क्या करोगे, ये वाली क्वांटिटी इसके अपॉन में ले आओगे, तो ध्यान से देखो 0.17 अपॉन 1.70 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू T2 माइनस 27, T2 माइनस 27। देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट हटा दो, ऊपर 17 नीचे 170 कितने टाइम्स कट जाएगा 10 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, ऊपर जाके कितना बन जाएगा 1000 इक्वल्स टू T2 माइनस 27। देन T2 कितना हो गया 27 को इधर ले आओ 1027 डिग्री सेल्सियस, ये आपका फाइनल आंसर है। T2 इक्वल्स टू 1027 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस टाइप से पूछ सकता है। कई बार टेम्परेचर गिवन होता है, रेजिस्टेंस पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्ट RT2 पूछ लिया, रेजिस्टेंस
कैलकुलेट करना पूछ लिया, टेम्परेचर गिवन है, कई बार टेम्परेचर पूछ लेता है, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इससे ज़्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, या तो ये इस टाइप का, या जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जनरल। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।